नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान की निंदा की है। तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार मतदाता सूची में विदेशियों का नाम सामने आने की सूत्रों के आधार पर दी गई खबर पर था। शांभवी चौधरी ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि वो यानी तेजस्वी यादव इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि राजनीति में किस किस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम बिहार की अस्मिता को बरकरार रखने की बात करते हैं तब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको आदमी बाइट में वापस नहीं बोल सकता। शांभवी चौधरी ने कहा कि बिहार बंद के बाद आरजेडी के नेताओं में बौखलाहट हो गई है। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आप मर्यादा में रहते हुए कर सकते हैं। आप कड़ी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम सबके लिए अपमानजनक है। दरअसल तेजस्वी यादव से उन खबरों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी जिसमें सूत्रों के हवाले से बिहार मतदाता सूची में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम सामने आने की बात कही गई है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सूत्र कौन है? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा करवा रहे थे। इस दौरान उनकी ओर से एक शब्द का इस्तेमाल किया गया जिस पर शांभवी चौधरी ने आपत्ति जताई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपीए की सरकार में 2003 में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। उसके बाद से कई चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी जी का 2014 का चुनाव, 2019 का और 2024 का चुनाव हुआ। उस समय हम लोग 3 से 4 लाख वोटों से चुनाव हारे। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रविवार को दावा किया कि बिहार में चल रहे विशेष गहन संशोधन के दौरान बड़ी संख्या में दूसरे देशों के नागरिक मतदाता के तौर पर मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बूथ स्तर के अधिकारियों यानी BLOs ने नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची में पाया है। आयोग के सूत्रों के अनुसार इन व्यक्तियों के नाम 1 अगस्त 2025 के बाद उचित जांच के बाद 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यह दावा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए SIR अभियान का हिस्सा है। हालांकि इस दावे की सत्यता और इसके पीछे के तथ्यों पर शुरू से ही लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई पत्रकारों ने मौके पर जाकर छानबीन की तो पाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी अपने ही निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। ओडिशा के बालासोर जिले में यौन उत्पीड़न के आरोप में न्याय न मिलने पर 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा द्वारा आत्मदाह करने की घटना ने रविवार को राज्य भर में आक्रोश पैदा कर दिया। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी दलों ने राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज छात्रा 95% जली हुई हालत में एम्स भुवनेश्वर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। ओडिशा के बालासोर स्थित फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा के एक अध्यापक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश करने के मामले में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्यपाल से संज्ञान लेने की अपील की है। नवीन पटनायक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। टीचर की तरफ से उनसे बार बार सेक्सुअल फेवर की मांग की गई। प्रिंसिपल को लिखे एक पत्र में छात्रा ने कहा था कि उन्होंने पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी लेकिन उन्हें बचा लिया गया था। कई महीनों तक वो डर और पीड़ा में रहीं। फिर 1 जुलाई को उन्होंने परेशान होकर मदद की गुहार लगाई और सोशल मीडिया पर कई बड़े अधिकारियों को टैग करते हुए अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवीन पटनायक ने आगे लिखा कि ये घटना सच्चाई को सामने लाती है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री से बार बार गुहार लगाई। हमारे उच्च शिक्षा के फ्रेमवर्क में गवर्नर सरकारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, वो FM कॉलेज के भी चांसलर हैं। मैं गवर्नर से अपील करता हूं कि वो इस मामले में संज्ञान लें और हस्तक्षेप करें ताकि छात्रा को न्याय मिल सके।
लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट को एक छोटे विमान में आग लगने की घटना के बाद अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। रविवार को साउथ एंड ऑन सी में एक 12 मीटर लंबे विमान में आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा है कि अगले आदेश तक उड़ानों पर रोक रहेगी और किसी भी अपडेट की जानकारी यात्रियों को दी जाएगी। उन्होंने सोमवार को यात्रा की योजना बना रहे लोगों को अपनी एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी। डच कंपनी जेउस एविएशन ने पुष्टि की है कि दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइट SUZ-1 उनकी थी। कंपनी ने कहा है कि हम जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जो इस घटना से प्रभावित हुए। विंबलडन 2025 का खिताब इटली के यानिक सिनर ने जीत लिया है। यानिक सिनर ने स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया। सिनर ने पहली बार विंबलडन जीतने पर कहा कि मेरे अलावा सिर्फ मेरे करीबी लोग ही जानते हैं कि हमने टेनिस कोर्ट और कोर्ट के बाहर क्या कुछ झेला है। उन्होंने कहा कि ये बहुत स्पेशल है, मैं अपने सपने को जी रहा हूँ। बता दें कि कार्लोस अल्काराज ने 35 दिन पहले ही फ्रेंच ओपन में सिनर को हराया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। गजा में पानी लेने गए 6 बच्चों सहित 10 लोगों की इस्राएली हवाई हमले में मौत के मामले में इस्राएली सेना का बयान आया है। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने एक आतंकवादी को निशाना बनाया था, लेकिन गोला बारूद कई मीटर दूर गिरा। इस्राएली सेना ने इसे तकनीकी गलती बताया। सेना ने कहा कि उसे आम लोगों को हुए किसी भी नुकसान के लिए खेद है। गजा में इमरजेंसी सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक रविवार को सेंट्रल गजा में पानी लेने गए 6 बच्चों सहित 10 लोगों की इस्राएली हमले में मौत हो गई थी। मृतकों के शव को नुसेरत के अल अफ्ता अस्पताल भेजा गया, जिसकी पुष्टि अस्पताल के एक डॉक्टर ने की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अल नुसेरत शरणार्थी शिविर में पानी के टैंकर के पास लोग पानी भरने के लिए कतार में खड़े थे। इस दौरान भीड़ पर हवाई हमला हुआ था। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.